जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं गुलाम मुर्तज़ा ज़फ़र कनाडा से ज़फ़रनामा लेकर हाज़िर हूँ। तो नाज़रीन कराम, आज काफ़ी अरसे के बाद हमारे मेहमान हैं जो हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। 2 नौजवान तालिब इल्म भी हैं, स्टूडेंट लीडर भी हैं और यहाँ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म हैं दोनों, और इंटरनेशनल अफ़ेयर्स पे, कैनेडियन अफ़ेयर्स पे बड़ी नज़र रखते हैं। तो हमारे साथ आज शामिल हो रहे हैं। ओरिजिनली तो इर्तज़ा अहमद साहब, इनका ताल्लुक वैनकूवर से है, मगर यहाँ लंदन ओंटारियो में वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में हैं। और अली शाहान भट्ट साहब हैं, वो भी वेस्टर्न यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, क्या हाल है आपका? ठीक है? इर्तज़ा साहब, आपका क्या हाल है? ठीक है आप? जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएँ? बस ठीक-ठाक, बहुत शुक्रिया आप दोनों ने टाइम निकाला है। तो हम इस तरह करते हैं कि पहले इर्तज़ा साहब से शुरू करते हैं, क्योंकि ये ताज़ा-ताज़ा बीसी से होकर आए हैं और बीसी में इलेक्शन हो रहे हैं, बड़ी गरमा-गर्मी है। तो ज़रा हमें अपडेट दें कि बीसी में इलेक्शन कब हो रहे हैं और कौन-कौन सी पार्टियाँ मैदान में हैं, और अभी तक जो है वो क्या सूरत-हाल है वहाँ की? ज़रा थोड़ा-सा इंट्रोड्यूस करवाएँ हमारे नाज़रीन के लिए। जी, ज़रूर। बीसी इलेक्शंस वो होएँगे अक्टूबर 19 को इंशाल्लाह, और आजकल वो एडवांस वोटिंग भी शुरू हो गई है। और बीसी में अब अ, 2 मेजर पार्टी रहे हैं। वो है बीसी एनडीपी पार्टी, और है बीसी कंज़र्वेटिव्स। और छोटे से और भी पार्टीज़ हैं, ग्रीन पार्टी, फ्रीडम पार्टी, और वेरियस अदर छोटे पार्टीज़। और एक इलेक्शन वो कैंपेन से पहले एक पार्टी था, उसका नाम था बीसी यूनाइटेड पार्टी, और वो था बीसी का लिबरल पार्टी। और क्या होया, वो पार्टी अ, वो टूट गया था, और फिर वो कंज़र्वेटिव्स को इनिशियली जॉइन किया था। तो ये पार्टी बनी कैसे थी? हमने आपसे एक पहले प्रोग्राम किया था, जब आपके साथ शुरू के कुछ प्रोग्राम हुए, तो उसमें लिबरल्स और कंज़र्वेटिव ने मेरा ख़्याल है मिलकर ये बीसी यूनाइटेड बनाई थी। तो फिर क्या वजह हुई कि ये टूट गए हैं इतनी जल्दी? जी, पहले तो बीसी लिबरल पार्टी बहुत अरसे से बीसी में रहा था, और उन्होंने हिस्ट्री में उन्होंने बहुत सारा इलेक्शंस वो जीते थे, और जो भी वो लीडर्स थे, वो बीसी लिबरल के लीडर्स थे। और मेरे हिसाब से जब 2023 में उन्होंने पार्टी को नेम चेंज किया बीसी लिबरल्स से बीसी यूनाइटेड, वो मेरे हिसाब से ये वजह था कि पार्टी वो टूटने लगी थी। और मैं ये कहता हूँ इसलिए कि जब बीसी लिबरल्स था, वो जो लीडर्स जो इमर्ज थे, वो 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 फेडरली और प्रोविंशियली लिबरल्स थे। और जब केविन फैल्कन बना लीडर बीसी लिबरल्स का, वो ओरिजिनली बैकग्राउंड उसका है कंजर्वेटिव। और जब उसने कहा था कि मैंने ये नेम चेंज करना है और वो पॉलिसी भी चेंज करना है, जब वो सारा कुछ होया, मुझे लगता है उस वजह से वो पार्टी वो टूट गई थी। अब लिबरल्स का नाम नहीं है वहाँ, मैंने लिस्ट देखी है, उसमें लिबरल्स कहीं नहीं है, सिर्फ़ कंज़र्वेटिव, एनडीपी और ग्रीन पार्टी का नाम आ रहा है। जी, ये जो है, ये जो लीडर है केविन फेल्कन, उसने एक अनाउंसमेंट किया है। 3 दिन, मुझे लगता है 3 दिन या थोड़े कम दिन वो कैंपेन से पहले उसने इस कैंपेन को सस्पेंड किया। वो कह रहा था, और उसने किसी को भी नहीं बताया था। वो वो रात को बीसी कंज़र्वेटिव के लीडर के साथ वो मिला था, और फिर दूसरे दिन उसने उसके साथ अनाउंसमेंट किया था कि बीसी यूनाइटेड कैंपेन को सस्पेंड करेंगे, और वो कंज़र्वेटिव्स को सपोर्ट करेंगे। और क्या होया बीसी यूनाइटेड कैंडिडेट्स को, वो थोड़े से वो कैंडिडेट्स वो कंज़र्वेटिव्स को जॉइन किया, थोड़े से वो अ, एनडीपी को वो कोशिश कर रहे थे, या थोड़े से वो इंडिपेंडेंट बन गए।
या थोड़े से और वो रिज़ाइन हो गए थे। वो उन्होंने स्टेप बैक किया था। अच्छा, तो अभी फिर जो सूरत-हाल है उसमें क्या एग्ज़िट पोल क्या कह रहे हैं कि कौन-सी पार्टी आगे जा रही है? और आप क्या समझते हैं कि किसके चांसेस हैं ज़्यादा विन करने के? आजकल जो वेव है ये कंज़र्वेटिव को लीन कर रहा है। जो कनाडा नेशनली में कंज़र्वेटिव्स वो पोल्स में आगे आगे बढ़ रहे हैं और मुझे इस वजह से है इसलिए जो फेडरल कंज़र्वेटिव लीडर पियर पोलिएव उस अ, उस वजह से उस कंज़र्वेटिव का नाम वो आगे बढ़ रहा है और बीसी में भी इफ़ेक्ट आप देख सकते हैं पोल्स में वो मुझे लगता है 43 है पोल्स में और एनडीपी थोड़े से पॉइंट्स बिहाइंड है। और इस वेव की वजह से कंज़र्वेटिव्स को ज़्यादा मोमेंटम गेन हो रहा है और और एनडीपी सिंस वो करंट गवर्नमेंट है उस वजह से वो थोड़े से लो हैं और बहुत सारे वो लोगों कह रहे कि उनको एक चेंज चाहिए और इस वजह से कंज़र्वेटिव्स वो थोड़ा-सा आगे बढ़ रहा है और मेरे हिसाब से वो बहुत टाइट रेस होएगा और अ, मैं चाहता हूँ कि जो भी वो नेक्स्ट गवर्नमेंट फ़ॉर्म होया वो सही गवर्नमेंट हो और चाहे वो कंज़र्वेटिव हो या एनडीपी हो, बस अगर वो लीडर वो सही होएगा तो फिर वो गवर्नमेंट भी सही होएगी। एक और पार्टी का भी फ्रीडम पार्टी ऑफ बीसी का भी नाम 1-2 कैंडिडेट खड़े हैं उसके भी। एक तो कोई मुसलमान ही लगते हैं अपने, अंकुश खान और एक और भी मैंने नाम देखा है। तो ये पार्टी नई बनी है। ये इस तरह की पार्टीज़ होते रहते हैं और ये टिपिकली होते हैं फार राइट और जो फार राइट वाले हैं, वो कंसिडर्ड है वो उनके जो आइडियाज़ हैं, वो लोगों को कंसिडर करते हैं थोड़े से एक्सट्रीम और इस वजह से इतने ज़्यादा कैंडिडेट्स नहीं है, इतना ज़्यादा फंडिंग नहीं है, इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं है, बट वो फिर भी होते हैं। इसलिए आप जब देखते हैं कैंडिडेट लिस्ट और पार्टी नेम्स वो होते हैं वहाँ पे। पहले वैसे सरी में फ्लीटवुड का ये जो एरिया है इवन अबसफोर्ड तक वैंकूवर से भी हमारी जो सिख कम्युनिटी है जो सरदार हैं ये छाए रहते थे पॉलिटिक्स में वैसे जो फेडरल पॉलिटिक्स में तो बहुत ही आगे रहते हैं लेकिन प्रोविंशियल में भी अभी मुझे सिर्फ पुराने नामों में से एक जगरूप बरार का नाम नजर आ रहा है एक जो है जिनी सिम्स का नज़र आ रहा है, आमना शाह भी जो है ना वो खड़ी हैं। तो क्या ख़्याल है कि प्रोविंशियल में लगता है कि इस दफ़ा इतनी जो है ना वो सिख कम्युनिटी और पंजाबी और या साउथ ईस्ट एशियन कह लें कम ही नज़र आ रहे हैं। जी, अम, वो जो एनडीपी है, वो जो आपने नाम जो अभी लिस्ट किए, वो बंदे री-इलेक्ट हुए हैं और अभी भी उनके पास चांस है कि वो फिर से जीतें और ज़्यादातर वो हमारे देसी लोग वो स्टेप अप करते हैं और ये पब्लिक ऑफिस सीक करना चाह रहे हैं और ये इन अ वे ये अच्छा होता है इसलिए थोड़ी-सी और ज़्यादा रिप्रेज़ेंटेशन भी होती है और हाँ जी, वो रिप्रेज़ेंटेशन भी होती है और जब ज़्यादातर अपने वो जो आगे बढ़ते हैं, वो थोड़े समटाइम्स वो लोग भी कहते हैं कि बहुत सारे अपने हैं बट बट मेरे हिसाब से ये ठीक है इसलिए अगर आपने रन करना है आप रन करो अगर आपको कोई चेंज करना है आप चेंज करो कौन-सी भी पार्टी में जो भी आपके जो व्यूज़ हैं वो अलाइन होते हैं, वहाँ पे जाओ और वहाँ पे आप रन करो। जी, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है बीसी इलेक्शंस को। तो अभी हमारे हमसाए में यूएसए में भी इलेक्शन हो रहे हैं, तो हम अली भाई से गुज़ारिश करेंगे कि आप ज़रा उस पर रोशनी डालें कि ट्रम्प साहब और कमला हैरिस का जो खेल रचा हुआ है, वो कहाँ तक पहुँचा है। तो फिर हम इर्तज़ा साहब से बात करेंगे, जो नई डेवलपमेंट अभी हुई है कि इंडियन एम्बेसडर को आज ट्रूडो साहब ने ऐलान किया है कि वो एक्सपेल कर रहे हैं।
उस पे थोड़ी बात बाद में करेंगे। तो अली साहब आप बताएँ फिर हमसाये में क्या हो रहा है? साहब जज़ाकल्लाह बहुत बहुत। अम, हमसाये में जो होता है वही हो रहा है। ड्रामा बड़ा चल रहा है। अच्छा ड्रामा पिछले कई महीनों के चल रहे हैं उधर। वैसे जो उनकी रेस है, ट्रम्प और कमाला हैरिस की, वो काफ़ी करीब है अभी। तो जी, वो शुरू से जब कि बाइडेन ने ड्रॉप की थी रेस, जी, जैसे कि आप सारों को पता है, बाइडेन जून में उसका डिबेट हुआ था ट्रम्प के साथ। जी। तो उसके बाद सारों को परेशानी होगी कि इसकी तो उम्र बहुत ज़्यादा है, तो बीमार है, तो नहीं बन सकता सदर फिर से। हुँ, फिर कमाला ने आके उसकी जगह ली रेस में। जी, तो तब से ये कमाला और ट्रम्प काफ़ी करीब है। अभी जो सबसे रीसेंट पोल न्यूयॉर्क टाइम्स की तरफ से आया है, जी। उसमें आ रहा है कि तकरीबन सिर्फ 2 परसेंटेज पॉइंट्स का फ़र्क है और कमाला आ गया है इसमें। अच्छा। मगर वैसे है बहुत करीब। तो ये अब जैसे जैसे करीब जाते जाएंगे इलेक्शन डे के, तब फिर पता चलता रहेगा इंशाल्लाह। तो इन्होंने जो अपनी टीम बनाई है, जो वाइस प्रेसिडेंट का भी बड़ा रोल होता है, तो आप क्या हम्म। समझते हैं कि वाइस प्रेसिडेंट में प्रेसिडेंट तो दोनों खैर काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, ट्रम्प हम्म। साहब को भी दुनिया सारी जानती है, कमला हैरिस भी वाइस प्रेसिडेंट रही है। तो हम्म। इन्होंने जो अपने वाइस बनाए हैं, एक के वाल्स हैं, दूसरे के जो है ना वो हैं वैंस। वेंस। हम्म। तो कैसी टीम है ये? आप इसके बारे में क्या हम्म। कहेंगे? नहीं, बिल्कुल आमतौर पे जो वाइस प्रेसिडेंट पिक होता है वो काफ़ी स्ट्रेटिजिकली चुना जाता है। जी, कि कई चीज़ें होती हैं एक प्रेसिडेंट की, वो उसकी वीकनेसेस होती हैं। जी, तो जब वाइस प्रेसिडेंट को पिक कर रहे होते हैं तो वो फिर वही चीज़ें ढूंढते हैं जो प्रेसिडेंट में वीकनेसेस होती हैं, जो उसकी स्ट्रेंथ्स हों। जी, तो इतना ज़्यादा तो मैंने नहीं रिसर्च की हुई वाइस प्रेसिडेंट्स पे, मगर मुझे पता है टिम वॉल्स जो अभी गवर्नर है मिनेसोटा का, साथ जेडी वैंस जो है सेनेटर है, काफ़ी नया सेनेटर है पहली टर्म में। तो इन्होंने भी कमाला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसे ही पिक किए हुए हैं कि उनकी जो वीकनेसेस हैं वो फिर इनमें फिर पूरी कवर होती कवर हैं। कर जाते हैं जो है ना। बिल्कुल। तो फिर जो जो वोटर्स होते हैं उनको अगर प्रेसिडेंट ना भी पसंद है तो वाइस प्रेसिडेंट की वजह से ही फिर वो वोट डाल देते हैं। ठीक। तो इन्होंने भी फिर ऐसे ही अपनी स्ट्रेटेजिकली की हुई हैं। और ऐसे फिर जो स्विंग स्टेट्स होती हैं उनमें भी उनका उनका फिर फ़र्क पड़ता है। तो क्या ख्याल है कि स्विंग स्टेट्स में ज़्यादातर किस किस तरफ स्विंग होने का चांस है? स्विंग स्टेट्स भी अब जैसे कि ये मेन इलेक्शन पोल्स दिखा रहे हैं, स्विंग स्टेट्स भी बहुत करीब है। हमारे जी, जो अब सुन रहे होंगे नाजरीन, स्विंग स्टेट्स का अगर उनको नहीं पता क्या होती हैं, कई तो स्टेट्स होती हैं जो उनका पता होता है कि इसने पक्की पक्की या वो डेमोक्रेट। डेमोक्रेट होंगे या वो जो है बिल्कुल ना एक स्टेट। बिल्कुल। रिपब्लिकन होंगे। बिल्कुल, जी, जैसे कैलिफोर्निया का उसका हमें पता है कि उसने डेमोक्रेट ही वोट करना है। जी, एक और होगी ओक्लाहोमा, उसका हमें पता है कि उसने रिपब्लिकन ही वोट करना है। जी, कई होती हैं स्टेट्स जो बिल्कुल बराबर बराबर सारी होती हैं। जी, इनका बिल्कुल इलेक्शन डे तक पता नहीं चलता किसने जीत जाना है। जी, ये होती हैं स्विंग स्टेट्स। तो ठीक, इलेक्शन की जो पूरी एम्फेसिस होती है, पावर होती है, वो इन जैसे तकरीबन 7-8 स्टेट्स होती हैं, 7 हैं स्टेट्स। इस इन स्टेट्स में सारी पावर होती है और सारी जो एफर्ट होती है कैंपेन्स की, वो भी फिर इन्हीं स्टेट्स में जाती है। तकरीबन 2/3 जो सारी कैंपेन्स होती हैं, कैंपेन इवेंट्स, वो सारी ये प्रेज़िडेंट्स इन 7 स्टेट्स में करते हैं बस। तो हैं ये बड़ी करीब। अभी मैं आपको ये फिगर्स सुना देता हूँ, ये मेरे पास सामने पड़े हुए हैं। जी, ये 7 स्टेट्स जो हैं, एरिज़ोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन। जी, ये इनमें से सबसे ज़्यादा वोट्स तो पेंसिल्वेनिया के हैं और ठीक। उसमें फ़र्क सिर्फ 0.2% का है दोनों का। अच्छा, तो इन 19 वोट से तो काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, मगर बाकी भी जो है, अब एरिज़ोना उसके 11 हैं, 1.3% डिफरेंस है। हुँ, मिशिगन के 15 वोट हैं, उसके 0.6% डिफरेंस है। जॉर्जिया 16 वोट्स, उसकी 1.3% डिफरेंस है। इसी तरह बहुत करीब-करीब है। विस्कॉन्सिन जो है उसके 10 वोट होते हैं, वो तकरीबन बराबर है। पोल्स में भी दिखाता है कि वो बस इवन है, कोई फ़र्क नहीं क्या दिखाता उनमें। तो इससे पता चलता है कि ये रेस जो है ये काफ़ी करीब है अभी। हालाँकि कमाला हैरिस 1-2% आगे है, मगर अभी कोई पता नहीं कि कौन आगे जा सकता है, क्या हो जाएगा।
हाँ, एंड पे जाके, क्योंकि हुँ, ट्रम्प की टीम भी बड़ी तेज है, उनको अब तजर्बा भी हुआ है। लेकिन हुँ, एक बात है कि जितनी कमला हैरिस लेट एंटर हुई है, हुँ, उसने हुँ, पिक बहुत जल्दी किया है, और उसने बिल्कुल, यानी ट्रम्प साहब तो पहले बगले में जा रहे थे कि हुँ, बाइडेन को तो मैंने ऐसे उठा के परे मार देना है। हुँ, लेकिन हुँ, बिल्कुल। काफी टफ टाइम दे रही है कमला। बिल्कुल नहीं, मुझे तो अब दोनों ही नहीं पसंद, ट्रम्प भी नहीं, कमला भी नहीं। मगर काफ़ी सारे जो वोटर हैं अमेरिका के, उन जी। ख़ास तौर पे जो डेमोक्रेट वोटर्स थे, उनको तो बाइडेन का पता था कि ये बूढ़ा हो गया, इससे अब काम नहीं होना प्रेसिडेंट का, और 4 साल तो बिल्कुल नहीं गुजार सकेगा। तो उनको जब नज़र आया कि अब ठीक है, कमाला हैरिस आ रही है, वो है अभी थोड़ी यंग, अम, थोड़ी ज़्यादा, उसका ज़हन भी थोड़ा ज़्यादा काम कर रहा है बाइडेन से। उनको फिर इंसेंटिव मिला कि ठीक है, इसको हम वोट डाल लेते हैं। तो इसीलिए फिर कई जो वोटर्स हैं उनको उनको इंसेंटिव मिला था ये कमाला हैरिस के आप आने से। क्या समझते हैं कि इस सिलेक्शन में जो भी जीते, ये हुँ, जो हुँ। अभी इजराइल गजा और लबनान का जो इश्यू चल रहा है, हुँ, हुँ। इसके ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? मुझे दोनों इसीलिए बुरे लगते हैं क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोनों जी, जी। बराबर ही हैं, इस लिहाज से दोनों बराबर ही हैं। अभी डोनाल्ड ट्रंप तो काफ़ी खुल्लम-खुल्ला बोलता है कि इसराइल के वो हक़ में है सारा। वो कहता तो है कि उसने सारी जंग वगैरह ख़त्म करनी है, सब कुछ ठीक करना है। मगर साथ-साथ ये भी कहता है कि इसराइल का मैं साथ नहीं छोड़ूँगा, जो भी इसराइल करता है वो सही है। जी, साथ कमाला हैरिस जो है वो भी बिल्कुल यही करती है कि इसराइल की जो सेल्फ़ डिफेंस है, जी। उसके वो पूरे हक़ में है। अभी लगता है कल ही या शायद आज सुबह उसका इंटरव्यू हो रहा था। तो उसमें उससे पूछा गया कि जिस तरह ये वॉर क्राइम्स चल रहे हैं इसराइल के, अगर वो सोच रही है कि एम्बार्गो करना चाहिए, आर्म्स एम्बार्गो, क्योंकि जी। अमेरिका ने आज 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 या कल अनाउंस किया है कि अगर अगले महीने तक उसने इसराइल ने ना बंद किया अपना ये वॉर क्राइम्स करना, तो फिर वो आर्म्स एम्बार्गो कर देंगे, आर्म्स उसको देने बंद कर देंगे। और कमाला हैरिस को जब ये पूछा तो वो तो कह रही थी फुल कि मैं तो फिर भी पूरे हक में हूँ इसराइल के, उसकी सेल्फ डिफेंस जो है ये मेरी कम नहीं होनी बिल्कुल भी। उसको वेपन्स भी देते रहेंगे सब कुछ। इसलिए इस लिहाज से दोनों जो हैं वो एक जैसे काफ़ी ही है। एक जैसे ही हैं बिल्कुल। ठीक, बहुत शुक्रिया, आपने बड़े अच्छे तरीके से इस पर रोशनी डाली। तो इर्तज़ा साहब, आप बताएं कि ये जो इंडियन एम्बेसडर वाला मामला हुआ है, वो जो नज़र का मर्डर का, पहले भी एक इशू उठा था जब ट्रम्प गए थे वहाँ हिंदुस्तान के दौरे के ऊपर। तो उसके बाद आके भी उन्होंने कुछ अपने निकाले थे, जो है ना, एक दूसरे के, जो है वो कॉन्सुलेट के लोग। तो ये जो नई क्यों, अब ये दोबारा से क्यों इशू उठा है? जी, ये इश्यू ऑनगोइंग था, बट मुझे लगता है कि अब वो थोड़ा-सा और सीवियर हो गया है। और ट्रूडो इंटरव्यू में कह रहा था कि अम, वो कह रहा था कि इंटरव्यू में कि उसने अवॉइड करना है एनी sort of would diplomatic sort of like fight। उसने ये इंडिया से अवॉइड करना है। उस वजह से वो वो इंडिया ने अपना वो डिप्लोमेट्स पीछे लेकर आए, और कनाडा ने भी वो किया है। और बस ये ये बहुत ऑनगोइंग इश्यू है। इसलिए अ, और आरसीएमपी भी कह रहा था कि इंडियन गवर्नमेंट एजेंट्स pose a public safety threat। लाइक जो इंडिया के वो पॉलिटिशियंस आ रहे हैं यहाँ पे, ये कनाडा को एक थ्रेट दे रहे हैं। और मुझे लगता है कि बेस्ट थिंग टू डू है कि बस अ, बस इस छोटी बात में अब रिलाई नहीं करें, बस रिज़ॉल्व करें। ऐसी बहुत ज़्यादा देर ऑनगोइंग है, और बस इसको जल्दी से वो रिज़ॉल्व करें। आपकी क्या ओपिनियन है? मेरा भी ख्याल है कि कैनेडियन इतना रिस्क नहीं ले सकते थे कि इंडिया जैसे मुल्क को नाराज करें, जब तक कि इनके पास पूरे प्रूफ ना आ जाएं। लेकिन वो अब इतने ज्यादा प्रूफ इनके पास आ गए हैं, और फिर प्रेशर बहुत है ट्रूडो के ऊपर, लिबरल पार्टी के ऊपर, अपोजिशन का भी, और फिर एनडीपी का भी, क्योंकि एनडीपी ने ही सहारा दिया हुआ है गवर्नमेंट को। तो एनडीपी
के जो लीडर हैं वो भी सिख हैं और उनको पता है कि इस तरह के जो है ना इंसिडेंट हो चुके हैं 3-4 यहाँ कनाडा में। तो इसलिए मजबूर है, मेरा ख़्याल है कि ये मामला जो है ना ये इतनी आसानी से ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि इतना बड़ा स्टेप जो है ना वो कनाडा ने लिया है, तो लाज़मी उसके पास कुछ न कुछ जो है वो प्रूफ़ मौजूद हैं। जैसा कि ट्रूडो ने बल्कि कहा है कि इंडिया ने एक बड़ी बहुत बड़ी गलती की है जो है ये सारा कुछ करके, तो अब उसको जवाब जो है वो देना पड़ेगा। तो जी, बहुत शुक्रिया आपका दोनों का, आपने टाइम निकाला। तो मेरा ख़्याल है हम थोड़े दिनों के बाद दोबारा बैठा करेंगे, तो जो भी कोई अपडेट हुई हम अपने नाज़रीन को बताते रहेंगे। तो मेरे ख़्याल में आज इतना ही रखते हैं। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़े अच्छे तरीके से सारा कुछ जो है वो एक्सप्लेन किया है। जी। जज़ाकल्लाह, बहुत-बहुत अस्सलाम ज़ाकल्ला। वालेकुम।